to all. Welcome in KVS RO Daily Life. बच्चे आप लगातार जो है पढ़ते जा रहे हैं। तो आज थोड़ा सा क्या करते हैं हम कि जैसे आपको बीच में गेम का पीरियड हो जाता है, आज थोड़ा फन करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ फन करते हैं। ठीक, मतलब आज आप थोड़ा एंजॉय करते करते पढ़िए, कोई ऐसा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है। देखो बेटा, जब हमने सबसे शुरू में बात करी थी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, करी थी ना, तो जब मेजरिंग रिएक्शन रेट है, मेजरिंग रिएक्शन रेट की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग क्या बात कर देते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम टेकन, इसकी बात हम ज़्यादा कर देते हैं। क्या दूसरा चीज़ भी दिमाग में ला सकते हो कि क्या इससे भी कुछ हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं? सोचो कि कुछ और पैरामीटर्स को इसमें हम शामिल कर सकते हैं क्या? जैसे मेरे दिमाग में आया है कलर चेंज। कलर चेंज जैसे तुम्हारा कोई मान लो कि ए एक रिएक्टेंट है जो येलो कलर का है और बी जब जाता है तो कलरलेस हो जाता है। अब जो तुम्हारा रेट ऑफ कलर ऑफ डिसअपीयरेंस है, किस स्पीड से वो कलर उसका फेड हो रहा है, तो क्या इसको मेजर करके कलरोमीटर से हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते? फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा NO2 कैसा होता है? बहुत ब्राउन कलर का होता है ना? और आप जानते हैं इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होता है, आगे आप पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ठंडा करने पर, लेकिन ऐसा होता है ये N2O4 बना देता है। तो ये गैस कैसा था? डार्क ब्राउन गैस था। और ये कैसा आ रहा है बेटा? कलरलेस हो रहा है। तो यदि बहुत जल्दी तुम्हारा ब्राउन अपीयर हो गया, कम समय लिया कलरलेस जाने में, कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट है। और यदि इसने ज़्यादा समय ले लिया तो आप क्या कहेंगे इसको? तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यदि आप ठंडा करते हैं तो इस डायरेक्शन में जाता है, यदि आप इसको हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में आता है। नहीं तो एक मोड हमारा, यदि हमें कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया और ये ऑप्शन पूछ लिया, तो हम यदि सिर्फ अपना तोता रटंत जो है हमने पढ़ा बुक में कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम टेकन, तो हम तो कहेंगे नहीं, कलर तो नहीं होगा। लेकिन देखो कलर हो रहा है नहीं। तो आप एक दिमाग में ये एस्पेक्ट्स लाएंगे। आप मेरे कल वाले क्लास में, वैसे आज भी आपके पास यदि कॉपी पेन है, क्योंकि मैं कुछ साथ में दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मेंटल एक्टिविटीज़ भी आपको करने के लिए, तो आप इसको रखें साथ में तो अच्छा रहेगा। तो देखो बेटा, तो एक एस्पेक्ट हमारा क्या आ गया? कलर चेंज। तो आप कह सकते हैं कि कलर चेंज से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर सकते हैं। दूसरा हमने वो तो देखा ही था कि यदि कोई गैसियस हमारा रिएक्टेंट है तो हम पार्शियल प्रेशर से उसके कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। अब क्या वॉल्यूम चेंज हो सकता है? देखो, जैसे आपके पास ये KClO3 है और आपने इसको हीट किया, थर्मली डिकम्पोज हो गया और ऑक्सीजन गैस निकलने लग गया। ये देखो, तो जो वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, क्या वो हमारा एक मेजरमेंट हो सकता है रेट का? यस, हो सकता है, क्योंकि यदि बहुत फास्ट हमारा वॉल्यूम यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है तो हम कहेंगे कि इट इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम वॉल्यूम चेंज के आधार पर भी दे सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूँ कि ज़्यादातर ऑप्शंस में यदि ऑल ऑफ दीज होता है, जैसे अभी आपने देखा कलर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और ये क्या था? वॉल्यूम चेंज, तो आप ऑल ऑफ दीज ट्रिक कर सकते हैं।
तो लिबरेशन ऑफ O2, क्या चेंज इन पीएच भी हो सकता है हमारा? एक क्राइटेरिया हो सकता है चेंज इन पीएच। जैसे किसी इक्वेशन में आप देखो आपके पास H+ कंसंट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वस ये देखिए यहाँ है ना बेटा H+, तो जो H+ होगा इनका pH होगा। यदि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? फॉरवर्ड। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? फॉरवर्ड जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ विल बी रिड्यूस्ड ऑन टाइम। तो यदि हमारा H+ रिड्यूस हो रहा है तो pH क्या होगा बेटा? बढ़ेगा नहीं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो pH कम होता है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा तो pH बढ़ जाएगा। तो यदि pH का जो इंक्रीज है, रेट ऑफ चेंज इन pH यदि हमारा बहुत फास्ट है तो हम कहेंगे रिएक्शन फास्ट है। तो एक कंडीशन ये भी हो सकता है, ठीक है। यदि हमारे पास बेटा कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, और आप जानते हैं ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जो ऑर्डिनरी लाइट नहीं होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो यदि वो कंपाउंड राइट रोटेट करता है लाइट को तो हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि लेफ्ट करता है तो बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो यदि हमारा कोई इस तरह का एक आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो डेक्स्ट्रो लीवो में या लीवो डेक्स्ट्रो में जा रहा है, तो क्या होगा? हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन है, यदि ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, लेवो में जा रहा है, तो चेंज इन जो एंगल होगा, यदि बहुत फास्ट हो रहा है तो हम कहेंगे रेट क्या है? बहुत फास्ट है। और यदि उसके एंगल में स्मॉल डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन स्लो है। तो ये सारे फैक्टर्स हम ले सकते हैं किसके लिए? रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड करना है, ब्रॉड करके सोचना है। अब बेटा एक ग्राफ पर क्वेश्चंस यदि आते हैं तो किस किस तरह का क्वेश्चंस आता है, क्या आपके दिमाग में आता है? क्या ग्राफ लिख करके आप कोई इक्वेशन लिख सकते हो? निश्चित लिख सकते हैं। जैसे देखो कि हम बात हर हमेशा करते हैं कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है A to B, means the change in concentration of A means decrease in the concentration of A is equal to increase in the concentration of B। ये हर हमेशा हम लिखते हैं। तो क्या ये सही होता है? तो इसको मेजर करने के लिए देखो कि जैसे आपने A का लिया 4 मोल इनिशियली, जब टाइम 0 था, ये टाइम 0 पर देखिए A हमारा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये 0 मोल था। अब आप देखेंगे कि टाइम T पर क्या चेंज आ रहा है। तो जैसे आप देखो इस टाइम पर यदि आप ले रहे हैं तो ये चेंज आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे काइनेटिक्स फेल हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये हमारा ऑपरेशन में आ गया, तो इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये थर्मोडायनामिक्स से डील कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देखो बेटा, यहाँ चेंज देखना कि 4 से लेकर के कहाँ आया 1, तो ये कितना चेंज बन रहा है आपका? ये देखिए, ये अमाउंट देखिए, और यहाँ देखिए 0 से लेकर कहाँ तक गया ये। तो नेट देख रहे हैं चेंज कि इसमें भी 3 यूनिट्स का चेंज है और इसमें भी देखिए 3 यूनिट्स का चेंज है। इसका मतलब कि ये हर हमेशा इक्वल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप किसी भी रिएक्टेंट के फॉर्म में दो, वो इक्वल होता है। तो उसके इक्वल करने के लिए क्या होगा, कि जो इसका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है वो डिफर हो सकता है, वो डिफर हो सकता है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि टाइम t पर यदि इसमें से आपने लिखा 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखा x। अब x की वैल्यू सपोज करो कि आपने 2 लिख दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 मोल, यहाँ पर कितना आ गया 2 मोल। तो इस तरह से यदि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू लिख देते 1, तो क्या हो जाता 4 माइनस 1 3, ठीक है, और यहाँ पर जो चेंज हमारा आता वो आता 3 में। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं बेटा कि जो चेंजिंग आप कंसंट्रेशन कहते हैं, तो रेट में जब भी आप बात करेंगे तो इक्वल होगा। अब ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऑलवेज आप मार्क करिएगा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ इसका नेट कंसंट्रेशन जो है अब डिक्रीज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इसका कोई इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या ये पॉइंट हर हमेशा किसी रिएक्शंस में होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? अब यहां पर देखिए कि क्या हुआ कि इस पॉइंट पर आकर के इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया। इस पॉइंट पर आकर के दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो गया, तो मतलब ये जो पॉइंट है, ये यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन कोई ऐसा रिएक्शन होता बेटा कि ये यहां से इतना कम होता और ये इतना ही बढ़ता, तो क्या ये पॉइंट आता आपको? ये पॉइंट नहीं आता। तो इसको देखने के लिए हम इस तरह के ग्राफ पूछे जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। जैसे आप देखो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि N2 + 3H2 gives 2NH3। तो इसका मतलब कितना मोल, जब 3 मोल ऑफ H2 कंज्यूम होता है तो नाइट्रोजन का सिर्फ 1 मोल कंज्यूम होता है, लेकिन अमोनिया 2 मोल फॉर्म होता है। तो अलग अलग आपको कंसंट्रेशंस पे प्लॉट लेना। यहाँ पर देखो इक्वेशन, ये 2H2O gives 2H2O + O। अब देखो बेटा कि यदि आप इसका रेट लिखो तो क्या लिखोगे, -1/2 H2O2 /dt। यहां पर लिखेंगे आप 1/2 /dt, और यहां लिखोगे DO2/dt। तो देखो रेट तो सबका इक्वल है। अब यदि हम इसकी बात करें कि ये जो टर्म है DH2O2/dt, ये हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, और ये जो आप देख रहे हो कि H2O/dt, ये इसका अपीयरेंस है। तो ये आप देख रहे हैं कि बराबर है। तो जरा देखो जरा कि यहाँ ये जितना यूनिट से फॉल हो रहा है H2O2, ठीक उसी अमाउंट में ये बढ़ रहा है। मतलब इन दोनों का जो डिसअपियरेंस और अपीयरेंस है वो बराबर है। जैसे यहाँ पर ये 3 होता, ये भी 3 होता। तो आप इसको देख करके, इस ग्राफ को देख करके इक्वेशंस लिख सकते हो। लेकिन O2 देख रहे हो बेटा, इसका जस्ट मिडिल वे में है। मतलब जब ये 2 मोल फॉर्म होता है तो 1 ही मोल फॉर्म हो रहा है। ये देखो, ये जब 2 मोल फॉर्म हो रहा है तो ये 1 ही मोल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से आप इक्वेशन देख करके इसका ग्राफ देख करके इक्वेशन कर सकते हो। तो इस तरह से जब भी कोई क्वेश्चंस आता है तो थोड़ा सा आज हमने इस पे फन किया है। 1-2 हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस जो कल हमने किया था उस पे करके देखते हैं जरा सा। और ये ग्राफ आप घर पे बनाइएगा, जरूर देखिएगा बना करके। N2 गैस कि किस तरह का आप प्लॉट लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई करना है आपको। 2NH3 गैस, ये वाला प्लॉट करके देखिएगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो इसी एक्सिस पर आपको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया रखना है, यहाँ पर टाइम रखना है। ठीक है बेटा, जैसे हमने यहाँ पर रखा था H2O2, H2O और वाटर।
चलिए आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट्स एंड कोलाइजन थ्योरी, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। और थोड़ा सा आप बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैंने आज ये सब सारा चीज़ ले लिया। थोड़ा आप भी थोड़ा सा दिमाग इस पे लगाओ। देखो, कह रहे थे इन द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसी रिएक्शन का हेल्प लेके हम लोग कैटलिस्ट में भी बात करेंगे थोड़ा। ये देखिए कह रहा है कि इन दी reaction of formation of SO3 by contact process 2SO2 gives plus O2 gives 2SO3 gas. The rate of reaction was measured as minus dO2 by dt is equal to 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second. The rate of reaction in terms of SO2 is पहला है minus 1.25 into 10 to the power minus 4, सबका यूनिट वही रहेगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चॉइस बी लिया है minus 2.5 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चॉइस सी है minus 3.75 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और चॉइस डी है minus 5.0 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, ये एक जेईई मेन का क्वेश्चन है कि 2SO2 plus O2 gives 2SO3, so rate of reaction in terms of O2 दिया हुआ है dO2 by dt 2.5 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। The rate of formation in terms of SO2 निकालना है। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसी के टर्म में बदल सकता है? फिर से देखिए, क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसी के टर्म में बदल सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलवेज इक्वल होता है। तो यदि यहाँ पर आपका फंडामेंटल ये क्लियर नहीं होगा तो आप गलत आंसर ट्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कहना है कि रेट ऑफ रिएक्शन हर हमेशा बराबर होता है। देखिए, ये देखिए, यदि SO2 के टर्म में दें तो रेट हमारा क्या होगा, -1/2 SO2 by delta T, यहाँ पर माइनस O2 by delta T और 1/2 डेल्टा SO3 by delta T। देख रहे हैं, तो ये सारा रेट है। लेकिन यदि हमको पूछता क्वेश्चन, यदि बदल देता कि बताइए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 क्या है, तो जानते हो आंसर क्या हो जाता? आंसर ये हो जाता। क्यों? आप इसमें देख रहे हैं 2 लगा हुआ है, तो आप जैसे यहाँ पर करते हैं 2 से इस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाता, 5.0 into 10 to the power 4। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ SO2, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है कि रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन ये अलग अलग चीज़ होते हैं, जबकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा होता है या 1 से कम होता है, हाफ होगा तब भी चेंज होगा, है ना? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 तो एक बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ SO2 इस टर्म को बोलते हैं, लेकिन माइनस हाफ डेल्टा SO2 बाई डेल्टा ये रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये इसके इक्वल तो है, तो यही तो आंसर होगा हमारा, तो ये आंसर। तो इस तरह से यदि आप इसको समझेंगे एक भी गलत नहीं होगा। कल हमने एक छोटा सा फार्मूला आपको बताया था कि ये कंपटीशंस में काम आते हैं, और जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जितने भी हमारा नेचुरल या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो जब भी यदि रेडियो एक्टिविटी पर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर वाला प्रॉब्लम लगाना है। तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट is 140 days. 140 days. After 560 days, टाइम लिया है इन्होंने 560 days, 1 gram of the element will reduce to amount of सब्सटेंस लिया है इन्होंने 1 ग्राम। पूछ रहे रिड्यूस टू, क्या क्या हो सकता है, हाफ ग्राम हो सकता है, 1/4 ग्राम हो सकता है, 1/8 ग्राम हो सकता है, रिड्यूस ही होना है तो कम ही होगा, 1/16 ग्राम हो सकता है। तो ये देखिए, तो कल हम लोगों ने बेटा क्या सीखा था फॉर्मूला, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट निकालते हैं कि जो ओरिजिनल अमाउंट है बाय 2 to the power n। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, तो n यहां से निकालो। क्या था हमारा n निकालने का तरीका, क्या था, टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, इससे निकलेगा n। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, कितने दिन बाद पूछ रहा है, 560 डेज में पूछ रहा है, और हाफ लाइफ कितना है, 140 डेज है, तो कितना आ गया आपका नंबर, 4 आ गया n की वैल्यू। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट कहाँ तक बच गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट क्या आएगा बेटा, कितना था ओरिजिनल हमारा, 1 ग्राम बाय 2 की पावर क्या करना है आपको, 4। तो जब भी जितना हो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रखना है, और आपने इस पर n की पावर लगानी है, ठीक है। और तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2 to the power 4 1/16, ठीक है। तो बस एक छोटा सा ये फॉर्मूला याद रखना, इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है आप कर सकते हो। क्या क्वेश्चन था एक बार फिर से, the half life period of a radioactive element is 140 days. After 560 days, 1 gram of the element will reduce to half gram, 1/4, 1/8, 1/16। क्या किया आपने, हमने सबसे पहला काम किया n फाइंड आउट किया, टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ पीरियड। सो टोटल टाइम कितना हमारा, 560 डेज बाय 140 डेज, तो 4, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, ये हमारा ओरिजिनल अमाउंट था 1 ग्राम, 2 to the power 4 1/16। ठीक एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको देते हैं और आप करके देखिए। क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रॉन्सियम 90, स्ट्रॉन्सियम 90 का टी हाफ दिया हुआ है, इज 25 ईयर्स, 25 ईयर्स। हाउ मच ऑफ स्ट्रॉन्सियम 90 विल रिमेन आफ्टर 100 ईयर्स। years if the initial amount is 4 gram। करके देखिए, 4 ग्राम। क्वेश्चन फिर से,
The half-life of strontium-90 is 25 years. How much of strontium will remain after 100 years if the initial amount is 4 ग्राम? 4 ग्राम लिया है तो निकालना है आपको. आपने फॉर्मूला यूज करना है. एन निकालने का. तो टोटल टाइम कितना है? 100 ईयर 25. एन कितना आ गया? 4. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, इनिशियल अमाउंट 4 by 2 to the power 4 by 16, 1 by 4, 0.25 ग्राम. तो इसी में ऑप्शन आपको 0.25 मिलीग्राम, 0.25 ग्राम, 3 ग्राम, 0.3 ग्राम. तो बस ये आप रहेगा, MCQs आराम से कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने कुछ आपको जो क्वेश्चंस किए हैं. सो कम टू द टॉपिक, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. व्हाट इज ए कैटलिस्ट? कैटलिस्ट क्या होता है? सो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which accelerates the rate of reaction without undergoing any chemical change, and after the reaction it will produced in original amount. आपका थोड़ा सा भी अमाउंट खर्च नहीं होता है. बेटा कैटलिस्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है. लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन अब बदल गया है कि कैटलिस्ट हम जब भी वर्ड यूज करते हैं, इट इज़ ऑलवेज इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. उसके लिए एक नया टर्म आ गया है और उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं. ठीक है, तो हम कैटलिस्ट का मतलब कि हमारा रेट इंक्रीज होने की बात हो रही है. ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैसे हम मेजर करते हैं? जैसे देखो कि पोटेशियम पर क्लोरेट KClO3 जो है पोटेशियम क्लोरेट, इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से हम लैब में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं. यदि आप MnO2 नहीं यूज करते हैं तो ये टेम्परेचर 673 के आसपास होता है हीट करने का. लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लिटिल अमाउंट MnO2 डाल देते हैं, ये टेम्परेचर 300 के आसपास आ जाता है. इसका मतलब कि हमारा रिएक्शन का रेट इसके डालने से बहुत फास्ट हो जाता है. या हम जब सॉल्ट एनालिसिस वगैरह करते हैं तो देखते हो कि जैसे ब्रोमीन का टेस्ट, क्लोरीन का टेस्ट, तो यदि हम MnO2 थोड़ा सा डालते हैं HCl वाले में, तो क्या होता है कि बहुत फास्ट वो रिएक्शन क्लोरीन और ब्रोमीन का इवोल्यूशन होता है. तो ये हम कैटलिस्ट करते हैं. तो कैटलिस्ट का यहाँ पर क्या रोल है? कैटलिस्ट का रोल प्ले है कि कैटलिस्ट एक क्या काम करता है कि रास्ते को बदलने का काम करता है, पाथ चेंज कर देता है. और जब पाथ चेंज करेगा तो हमने कल पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स that have not sufficient amount of energy to cross the energy barrier, so that fraction of molecules also cross the energy barrier and to convert it into product. So product में जाने के लिए उनका एक दूसरा रास्ता बना दिया. जैसे यदि हम शुरू को एज्यूम करें वैष्णो देवी की चढ़ाई, तो हमारे जो दादाजी हैं, तुम्हारे दादाजी होंगे, वो सब तो नहीं चढ़ पाते उस चढ़ाई पर, लेकिन आजकल ले जाओ उनको, कैसा एक स्लैंट बना दिया है ना, धीरे धीरे इस तरह का स्लोप बना दिया कि आप चढ़ भी रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है. इसका मतलब कि उनके लिए भी फिजिबल हो गया. ठीक इसी तरह से कहता है कि जो सारे हमने देखा कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं मैक्सिमम बहुत हमारा जो एनर्जी बैरियर के आसपास आते हैं, तो हायर जोन जब होगा तब वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे. तो होता नहीं है, तो क्या करें, एक रास्ता ही बदल दें. तो रास्ता बदलने से उनका क्या होगा कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे. यदि हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट
यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। निश्चित रूप से ग्राफ किसका बन जाएगा, एक्सोथर्मिक। ये हमारा एक एनर्जी थ्रेशोल्ड, यही बैरियर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो बेटा, ये है पाथ विदाउट कैटलिस्ट, नहीं लिया कैटलिस्ट यूज नहीं किया, तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी इतना देना पड़ रहा हमको, पाथ विदाउट कैटलिस्ट। अब हमारा कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट क्या काम करता है कि वो रास्ता बदल देता है। तो अब इस पाथ से नहीं जाता वो, अब इस पाथ से वाले, और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। तो देखो कि जो मॉलिक्यूल्स, यदि हम बात करें इसमें कि उतनी एनर्जी नहीं थी, जैसे यहाँ तक वाले जो हमारे थे रिएक्टेंट, अब यहाँ तक वाले भी नहीं जा पाएंगे यहाँ। अब जिनके पास ये एनर्जी है वो उसको क्रॉस करेंगे, लेकिन यहाँ तो यहीं से आ गया कि इतना एनर्जी होना चाहिए, वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है, अब एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे देखो बेटा, अभी हमने सीखा था कि SO2 गैस प्लस O2 गैस, ये कांटेक्ट प्रोसेस में SO3 बनता है। अब इसमें क्या होता होगा कि यहाँ O और O से बॉन्ड ब्रेक होगा, तब इसमें कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ भी S और O का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये पाथ विदाउट कैटलिस्ट है, इसका मतलब इधर से जा रहे हैं, लेकिन हमने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यदि हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड डाल दिया या NO डाल देते हैं होमोजेनियस कैटलिसिस में, तो देखो कि क्या होता है कि एक रिएक्शन इस तरह से हो जाता है, SO2 प्लस V2O5, ये बना दिया SO3 और खुद आ गया V2O4। तो काफी कम एनर्जी में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब ये एक ट्रांजिशन मेटल है जो बहुत इजीली अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनके पास होते हैं। तो +5 से वेनेडियम +4 में चला गया और इसने प्रोडक्ट को बना दिया और एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। तो कह रहा है कि अब ये एनर्जी जो कुछ रिलीज हुआ है वो इसको हेल्प करेगा रीजनरेट करने में। V2O4 प्लस हाफ O2, ये देखिए V2O5, तो ये आपका क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंज्यूम हो गया और V2O5 भी रीजनरेट हो गया और SO2 से आपका SO3 भी बन गया। तो बेटा देख रहे हो कैटलिस्ट क्या करता है वहां जाकर के कि आपके रिएक्शन को एक्सेलरेट करके और फिर वापस आ जाता है। तो हर हमेशा देखिए कि कैटलिस्ट एक्चुअली क्या करता है, पाथ बदल करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी ये हमारा तो ये बहुत ज़्यादा है, किसके साथ, ये स्टार बोल देते हैं इसको, कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। तो कम होता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी यदि इनका कम है तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। अब मीन्स हमें पता लग गया कि ये करता क्या है कि लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट क्या क्या काम नहीं करता, एक कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी और डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन। मतलब क्या बोल रहा है ये थर्मोडायनामिक्स, क्यों इसको डेल्टा जी से क्या हम लोग बोलते हैं कि यदि डेल्टा जी निगेटिव होगा तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। यदि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्या
ये डेल्टा जी को चेंज करने की बात कर रहा है कि नहीं अल्टर करता है। इसका मतलब कि कोई रिएक्शन यदि स्पॉन्टेनियस होगा तभी आपका रिएक्शन रेट फास्ट होगा। यदि कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ गया और आपने कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया तो कोई मीनिंगलेस हो गया, आपका कुछ भी नहीं होगा कैटलिस्ट का इफेक्ट। इसको एक एनालॉजी से समझो कि जैसे कोई एक रोड एक्सीडेंट हुआ और उस रोड एक्सीडेंट में एक पेशेंट मतलब जो विक्टिम्स है उसको आप हॉस्पिटल ले गए और उसमें सांस चल रहा है, डॉक्टर ने देखा, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और वो रिकवर भी हो गया, ठीक हो गया, है ना। लेकिन उसी जगह अनफॉर्चुनेटली एक दूसरा जो गया उसको डॉक्टर कह रहा है कि आप तो डेड लाए हैं, इसमें तो कोई जान नहीं है। तो क्या डॉक्टर स्टार्ट करेगा ट्रीटमेंट, कोई स्पीड बढ़ाएगा? नहीं बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कैटलिस्ट किसके लिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, डेल्टा जी। क्योंकि डेल्टा जी के वैल्यू यदि निगेटिव है तभी वो वर्क करेगा, डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव तो वर्क नहीं करेगा। अब आइए डेल्टा जी जीरो किसके लिए होता है? कि जब रिएक्शन कहाँ आ जाता है बेटा? इक्विलिब्रियम पर आता है। और इक्विलिब्रियम पर आता है तो आप क्या निकालते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो। SO3 की पावर 2, SO2 की पावर 2, O2, यही तो है आपका। तो ये एक इसका रेशियो तो है। तो क्या ये चेंज हो रहा है हमारा कैटलिस्ट डालने से? यदि हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं, ये चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है बेटा कि इट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन ओनली, सो इट रीचेज इक्विलिब्रियम फास्टर। मतलब इक्विलिब्रियम बहुत फास्ट हो जाएगा लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट एक्सेलरेट्स बोथ द रिएक्शन, जो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, उसको इक्वली रेट से फास्ट कर देता है। तो इसीलिए हमारा इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा। बट ए कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोग क्या बता रहे थे बेटा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होता कैटलिस्ट से। मीन्स ये जो कैटलिस्ट हमने लिया है ये सिर्फ क्या कर रहा है कि उसके रेट को इक्वली फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन में फास्ट करता है। तो इसीलिए ना हमारा डेल्टा जी का वैल्यू अल्टर होता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के का वैल्यू अल्टर होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है दोनों तरफ, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोलाइजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलाइजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, that if you assume that the rate of reaction is equal to the rate of collisions per unit volume per unit time multiplied by the fraction of molecules that have sufficient relative kinetic energy surmount the energy barrier, cross the energy barrier। यदि उसके पास इतना है उस कोलाइजन से प्रोड्यूस्ड एनर्जी जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो हम बोलेंगे उसको, तो यहाँ पर K इज इक्वल टू ZAB e टू द पावर माइनस EA/RT। व्हाट इज ZAB? ZAB is the collision frequency factor and it is the number of collisions per second per unit volume between reacting species A and B, and it is treated to be a hard sphere। A और B एक दो reactant molecules हैं, उनको ये treat किया है, और ZAB here it is collision frequency and this EA/RT this responds to the energy equal to and greater than the fraction of molecules having energy equal to or greater than
आवर एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसको ये क्रॉस करा देगा और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ZAB को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ZAB जो कोलेजन फ्रीक्वेंसी है 8 बोल्ट्जमान कांस्टेंट है पाई म्यू और पावर हाफ पाई डी स्क्वायर। ये जो बेटा ये रिड्यूस्ड मास है, इसका रिड्यूस्ड मास A और B का रिड्यूस्ड मास निकालने का तरीका क्या होता है कि आप लेंगे MA MB बाय MA प्लस MB, ये रिड्यूस्ड मास निकाल सकते हैं इससे। और डिस्टेंस जो D लिया है वो सम ऑफ RA प्लस RB है, रेडियस ऑफ रिएक्टेंट A, रेडियस ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ रिएक्टेंट B। इस तरह से हम लोग ये रेडियाई ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, और जो हमारा e टू द पावर माइनस CA/RT है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन आवर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस पे हम लोग कल न्यूमेरिकल्स बहुत सारा करेंगे। तो बेटा इसमें ये देखो कि ये जो कोलाइजेंस होता है ये बहुत सारा कोलाइजेंस होता है, लेकिन इफेक्टिव कोलाइजेंस क्या होता है? इफेक्टिव कोलाइजेंस मीन्स दैट कोलाइजेंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आप देखो कि N2 और O2 हर हमेशा हवा में कोलाइजन तो चलता रहता है, उनका जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कोलाइजन चलता रहता है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाता है? प्रोडक्ट तो नहीं बनता। तो प्रोडक्ट यदि नहीं बन रहा तो क्या रीजन क्या है कि उनका कोलाइजन सही से नहीं है। जैसे हम क्लास में जनरली करते थे, एक बच्चे को बुला करके जैसे ये आया और हम कहते थे बेटा हैंड शेक करना है, तो हैंड शेक करना है तो हम ऐसे हैंड रख देंगे, कहाँ हैंड शेक होगा? नहीं होगा। तो उस बच्चे का हाथ ऐसा होना चाहिए, मेरा हाथ ऐसा होना चाहिए, फिर इसको ग्रिप होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? हैंड शेक होगा। ऐसे तो बहुत तरीके से हमारा क्या है कि एक दूसरे से कोलाइजन हो सकता है, एक दूसरे से कोलाइजन हो सकता है, लेकिन क्या ये सारे कोलाइजन इफेक्टिव कोलाइजन हैं? एक मैं आपको बना करके भी दिखाता हूँ, कोई मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। K = ZAB e टू द पावर माइनस CA/RT। तो यहाँ पर ZAB क्या है? 8 बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, T पाई म्यू यहाँ पर रिड्यूस्ड मास है, और पाई डी स्क्वायर, डी है एटॉमिक रेडियस, सम ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ A एंड B। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। थोड़ा सा इफेक्टिव कोलाइजन का देखना चाहिए। Effective collision is also a major factor. If you increase the temperature, the number of collisions increases. Among these collisions, the fractions of effective collisions increases, then the rate of reaction increases. So, कैसे हम समझते हैं कि effective collisions क्या होता है? For example, जैसे हम लोग क्या करते थे कि जैसे हम H2 और I2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो जरा सा देखें इफेक्टिव कोलाइजेंस कैसे हो रहा है। जैसे ये H और ये आपका आयोडीन मॉलिक्यूल है। अब एक कोलाइजन देखो बेटा ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो कोलाइजन है। दूसरा देखिए, ये भी तो कोलाइजन है, लेकिन ये कोलाइजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इफेक्टिव कोलाइजन नहीं है। ये देखिए, ये भी तो कोलाइजन है। तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ कोलाइजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो उसमें इफेक्टिव कोलाइजन का जो हमारा चांस है वो बढ़ेगा। तो जैसे इफेक्टिव कोलाइजन देखिए, कैसा कोलाइजन यदि होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ये देखिए, तो ऐसा चांस प्रोबेबिलिटी है ये, तो अब ये प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव कोलाइजन।
ये देखिए, ये मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हुआ, ये सब सारे हमारा प्रोडक्ट में फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो जब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कोलाइजन्स होगा तो उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें इफेक्टिव कोलाइजन का रोल। दूसरा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब कि यदि मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंट नहीं हुआ तब भी आप इसमें आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं और इसका मैकेनिज्म आप देखें। तो ये देखिए, इसमें देखिए बेटा कि OH माइनस एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है जो Br माइनस को रिप्लेस कर रहा है और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यदि हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये देखिए, ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, नेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। तो यदि हम देखते हैं कि OH माइनस इस डायरेक्शन से आता है तो हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। लेकिन यदि OH माइनस इस तरफ से आता है तो हम बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यदि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक इंटरमीडिएट बनेगा पहले, जहाँ पर ये एक स्टेट बन रहा है जहाँ पर ये इसके करीब जा रहा है और Br लीव करना चाह रहा है। तो इस फास्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन गया। ये देखिए, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल को प्रॉपरली ओरिएंट भी होना जरूरी है। तो हम जो यहाँ पर इक्वेशन लिखे थे बेटा, K = ZAV e⁻⁻ EA/RT, यहाँ पर हमें क्या लगाना जरूरी है, P। व्हाट इज P? P इज प्रोबेबिलिटी स्टेरिक फैक्टर, P इज प्रोबेबिलिटी स्टेरिक फैक्टर। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए लेते हैं। और यदि हम आर्हेनियस इक्वेशन से इसको इक्वेट करते हैं बेटा, दोनों में कंपैरिजन करते हैं, तो देखो कि हमारा जो PZAV है ये हमारा आर्हेनियस फैक्टर से काम करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। वैसे एक स्टडी हाइपोथेसिस भी है रिएक्शन रेट का, लेकिन वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं कर रहे हैं। और तो इस तरह से आपने देखा। तो आज हम लोगों ने जो देखा बेटा कि कैटलिस्ट का रोल देखा कि कैटलिस्ट किस तरह से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो क्या हमने देखा कि बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट क्या नहीं करता था बेटा, डेल्टा G के वैल्यू को अल्टर नहीं करता, मतलब कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा। उसके बाद हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को भी नहीं चेंज करता, सिर्फ ये क्या काम करता है कि यदि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो इक्वली फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों ही रिएक्शन को वो इक्वली एक्सेलरेट कर देता है। तो वहाँ पर भी K के मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होते हैं। ये सब चीज़ हमने सीखा है आज। और कल के क्लास में हम लोग एक तरह से कंप्लीट रिवीजन और थोड़ा सा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे। तो कल मान के चलिए कि रिवीजन ही करेंगे हम लोग। तो आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए साथ में, और आपको समय देंगे हम करने के लिए और उसको आप करते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से असाइनमेंट निकाल लीजिएगा और उसको भी आपने करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।